फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। पाइल्स, फिशर या फिशुला संबंधित अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, इस रोग से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही यूट्यूब पे जो भी कमेंट कर सकते हैं, करिए। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह आपका आंसर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। ये ऋषभ जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर पाइलोवांस ऑयल 10 दिन से मैं यूज कर रहा हूं, आराम मिल गया है पाइल्स में, और कितना दिन प्रयोग करें। इसी तरह ये विवेक अंबानी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर मुझे 7 साल से प्रॉब्लम है कब्ज का, हर जगह दिखा लिया अभी ठीक नहीं हुआ। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, ये माउस माइकल ऐसा कुछ है इनका आईडी। सर मुझे फिशर है, स्टूल पास करते समय पहला पार्ट हार्ड होता है, फिर सॉफ्ट होता है, पेन होता है, प्लीज़ रिप्लाई। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। कोशिश करूंगा मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइलोवांस ऑयल जो होता है ये वाकई में बहुत ही अच्छा ऑयल है। मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट में जिनको बहुत माइल्ड पाइल्स है या फिशर है, अगर हमने इसको इस कैथेटर के थ्रू अगर उसको मलद्वार में सुबह सुबह मल त्याग से पहले अगर यूज़ किया है तो कई बार ये मतलब बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पांस आता है। खाने वाली औषधियों से भी इसका ज़्यादा रिस्पांस आता है। क्योंकि ये काम कैसे करता है, देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब सुबह लैट्रिन जाते हैं तो ये मान लीजिए हमारा एनल कैनाल है जिसको हम गुदा मार्ग बोलते हैं, और ये हमारी रेक्टम है। रेक्टम में जो हमारा मल स्टोर होता है, जब हम सुबह लैट्रिन जाते हैं तो जब ये मल हमारे शरीर से बाहर निकलता है, अगर ये हार्ड है या ड्राई है तो क्या होता है कि ये हमारे गुदा मार्ग पर या तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। फ्रिक्शन से क्या होता है, हमारे गुदा मार्ग पे चोट लग जाती है। तो जब चोट लग जाती है तो ऐसे कट लग जाता है जिसको लॉन्गिट्यूडनल कट कहते हैं, और इसे हम बोलते हैं एनल फिशर। फिशर हो जाता है। और फिशर में क्या होता है, जलन, दर्द और आपको इचिंग या बर्निंग कभी भी फील होती है, और कई बार थोड़ा बहुत इसमें ब्लीडिंग भी होती है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा दबाव पैदा कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उस पर ज़्यादा चोट पहुँच जाती है तो वहाँ पे स्वेलिंग पैदा होती है, और उस स्वेलिंग से क्या होता है, हमें पाइल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम हेमोराइडल या प्लेक्सस बोलते हैं या हेमोराइडल वेन बोलते हैं। जब इसमें सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेशन जिसको हम बोलते हैं, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हेमोराइड कहते हैं। और जब एक लॉन्गिट्यूडनल केवल कट लग जाता है तो उसे हम फिशर कहते हैं। तो जब हम ऑयल को ऐसे लैट्रिन रास्ते में मार लेते हैं, ये सिरिंज था, जब हम सिरिंज से इसको ऑयल को अंदर पुश कर देते हैं तो जब ये तेल अंदर जाता है तो ये हमारे एनल कैनाल पे एक लेयर बना देता है, चाहे वो फिशर हो चाहे पाइल्स हो, उसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है, और मल का पहला हिस्सा ये यहीं पे रेक्टम में इसको भिगो देता है। तो जब हमारा मल हमारे शरीर से पास हो रहा होता है तो इसमें अब जो दबाव पड़ रहा था वो नहीं पड़ता, चोट लग रही थी वो चोट नहीं लगती। तो इससे हमने देखा है कि पाइल्स और फिशर अगर बहुत शुरुआत के कंडीशन में है, या अगर हम पाइल्स और फिशर की दवा खा रहे हैं, अगर इसके साथ हम ये पाइलोवांस ऑयल को ऐड करते हैं तो मैंने देखा है कि जो ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट को आराम मिल रहा था, वो लगभग 30 से 40% आराम उसको ज़्यादा मिलता है। क्योंकि पाइल्स और फिशर में दिक्कत कब बढ़ती है, दिक्कत तभी बढ़ती है जब हम लैट्रिन जाते हैं, यानी मल त्याग के लिए जाते हैं, और जब हमारा मल कठोर होता है या हार्ड होता है या एक तरह से ड्राइव होता है तो इससे क्या होता है, पाइल्स या फिशर पर दोबारा चोट लगती है। जब दोबारा चोट लगेगी तो या तो दर्द होगा या जलन होगी या बर्निंग होगा, तो या वहाँ पे हल्का फुल्का ब्लड आएगा। तो अगर चोट नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है जो समस्या हमारे शरीर में बन रही तो वो अपने आप धीरे धीरे आप शांत हो जाएगी। तो आप जो है 10 दिन से प्रयोग करें इसको, जो है अगर 15-20 दिन और आप प्रयोग कर लीजिए, इसका साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर है। क्योंकि इसमें जो मेडिकेटेड जो औषधियाँ पड़ी हैं वो सब आयुर्वेदिक हैं, और दूसरा जो इसमें ऑयल मैंने देखा है वो एडिबल ऑयल है, यानी जो ऑयल हम खाते हैं उसी ऑयल के बेस पे इसको बनाया गया, तो इसका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने में मिलता है। बस क्या है, सुबह लैट्रिन जाने से पहले प्रयोग करना होता है और रात में सोने से पहले। सुबह इसलिए डालते हैं कि हमारा जो लैट्रिन का रास्ता है वो चिपचिपा रहे, लैट्रिन हमारी आसानी से फिसलते हुए बाहर आ जाए। रात में इसलिए डालते हैं कि मल का जो पहला हिस्सा जो रात भर में सूख रहा होता है, जो हार्ड हो जाता है, जो कंकड़ जैसा बन रहा होता है, वो ऑयल से भीगता रहेगा, तो लैट्रिन सुबह आसानी से फिसलने में, मतलब आसानी से फिसल जाएगी, तो चोट नहीं लगेगी। तो आपको ऐसा करना है। सर जो दूसरा क्वेश्चन था विवेक अंबानी जी, इन्होंने कहा कि सर 7 साल से मुझे प्रॉब्लम कब्ज है, सब जगह दिखा लिया अभी ठीक नहीं हुआ। तो बेटा, कब्ज जो होता है ना, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारे शरीर में जो कब्ज बनता है, सबसे पहला जो फैक्टर हम लोग मानते हैं वो हमारा डाइट होता है, यानी हमारा खान पान। जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर से बाहर आता है। अगर हम कोई ऐसा खाना खाएंगे जैसे बहुत ज़्यादा रिफाइंड का प्रयोग करते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ड्राई मतलब खाना खाते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम होती है या जो फाइबर की मात्रा कम होती है, तब भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। अब जैसे कहा लें कि पानी की मात्रा अगर हमने कम पी है, जैसे मान लीजिए कि आपको ज़्यादा पसीना आ गया, डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा।
अगर आपका मन व्यथित है, यानी अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तब भी आपका पेट खराब हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर कोई बीमारी साथ में चाहिए, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपका बाउल मूवमेंट पे कोई असर पड़ता है, तो तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए कि कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो आप इतनी दवा खाने के बाद भी आपका पेट नहीं साफ हो रहा है। तो एक बार किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, उनकी राय के अनुसार जो वो बताएं एक बार आप ले लीजिए। कई बार हम अगर लैक्सेटिव का ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, जिसको हम लैक्सेटिव एब्यूज़ भी बोलते हैं, जैसे हम पेट साफ करने वाली बहुत सारी औषधि अगर एक खा लेते हैं या लंबे समय तक खाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। या जो हमारे आंतों का जो टोन होता है, जो मस्कुलर टोन होता है, वो भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक हो जाता है। तो मैं आपको एक ही राय दूंगा, सुबह से शाम तक एक बार आप एक हफ्ते कर लीजिए, भगवान ने चाहा तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आप जूस ज़्यादा पीजिए, जैसे गन्ना है, मौसम्बी है, अनानास है, अनार है, इसका जूस ज़्यादा पीजिए। और एक गिलास हरे पत्ते का जूस, जैसे पालक है, पुदीना है, हरी धनिया, तुलसी, इन ऐसे मिक्स वेजिटेबल का जूस पीजिए। और एक हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाइए। जैसे अभी फ्रूट्स में आपका एप्पल, सेब है, संतरा है, अभी जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा खा सकते हैं। और दूध में एक दो चम्मच देसी घी का प्रयोग करिए। अगर आपको बीपी की समस्या नहीं है, अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, या अगर किसी डॉक्टर ने आपको स्पेशली, जैसे कई बार होता है कि हमने जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, अगर उसको ऑपरेशन करा लिया है, तब थोड़ा सा घी अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आप इसको पीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। सर मुझे तीसरा क्वेश्चन था, सर मुझे फिशर है, स्टूल पास करते समय मल का पहला हार्ड होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर हमारा मल का पहला हिस्सा अगर हार्ड होगा तो आपको चोट लगेगा, आपको फिशर बढ़ जाएगा। तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, जो पहलवान साल अभी मैं बताया, सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऐसे सिरिंज से आपको डालना है। आपको फिंगर से मत लगाइए दवा, क्योंकि फिंगर से जो हम दवा लगाते हैं वो केवल गुदा मार के सबसे बाहरी पार्ट पे लग पाता है, और जो मल हमारा होता है वो रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन यानी एनल कैनाल में लगभग 4 सेंटीमीटर दूर रहता है। तो अगर हम इस डिवाइस से अगर ऑयल अंदर करते हैं, हल्का सा बस इसको क्या करता है, इसको गुदा मार्ग पे, इसके गुदा मुख पे इसको लगाना होता है, इसे दबाना होता है, तो जो ऑयल होता है वो स्पीड से अंदर चला जाता है, मल का पहला हिस्सा भिगो देता है, और मल हमारा आसानी से पास हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, आप देखिएगा आपको बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, इन्होंने शुभम कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है, सर मैं पटना एम्स में गया था, सिटी फिशलोग्राम बोला और चेक करने गया तो वापस भेज दिया और बोला ट्रैक नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन से क्रीम अंदर डाल रहे थे, क्या करूं सर? देखिए एक सिटी फिशलोग्राम रिपोर्ट भी होती है जिसमें डाई की हो सकता है नीड पड़े, लेकिन एक MRI फिशलोग्राम भी होता है। और आप देखा होगा, हमने जितने भी पेशेंट का रिव्यू डाला है, तो लगभग 100% पेशेंट अगर फिशुला वाला आते हैं तो 100% में MRI फिशुलोग्राम प्रेफर करते हैं। MRI फिशुलोग्राम जो होता है, कई बार जैसे मान लो एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं भी है, कई बार हम उसमें डाई नहीं भी डाल पा रहे हैं, तब भी MRI फिशुलोग्राम के अंदर ये क्षमता होती है कि वो जो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो फिशुला ट्रैक होते हैं उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। और MRI फिशुलोग्राम किसी भी फिशुला की डायग्नोसिस के लिए सबसे परफेक्ट, मतलब अगर चाहे वो एक्सरे हो, चाहे सिटी स्कैन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड है, इसके कंपैरिजन में MRI फिशुलोग्राम सबसे परफेक्ट जांच होती है। तो मुझे लगता है बेटा आपको MRI फिशुलोग्राम कराना चाहिए। एक बार अपने डॉक्टर से राय ले लीजिए कि सर मैं MRI फिशुलोग्राम करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ। अगर वो कह रहे हैं करा लीजिए तो MRI फिशुलोग्राम कराओ। आपको कई बार उसमें डाई नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी और आपका जो डायग्नोसिस है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये है, इन्होंने कल्पत तारू जी हैं, इन्होंने पूछा है, सर इट इज़ बीन 8 month आई एम फाइटिंग विथ प्रॉब्लम। डॉक्टर ने मुझे ये दवाइयाँ दी हैं, इन्होंने लिखा है AC लैक्स, लैक्सेटिव सिरप दिया है, साथ जो ये $0 साथ पैरासीटामोल के साथ पेन किलर, मतलब ओवरऑल इन्होंने लिखा है कि मुझे ये दिक्कतें होती हैं, कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी और इन्होंने लिखा है कि मेरा जो है कुछ ही दिन में मेरा CGL मेंस का एग्ज़ाम है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मन जो है शांत नहीं रह रहा है, मैं क्या करूँ? मैं बाहर का खाना भी नहीं खाता हूँ,
तो बेटा देखिए, मेरा तो यही आपको सजेशन है कि किसी अच्छे एनोरेक्टल डॉक्टर को दिखा लीजिए। ऐसा कोई मलद्वार की बीमारी नहीं है जिसका सही से इलाज ना हो, बस आपको चुनाव करना है एक अच्छे डॉक्टर का। अगर आप एक अच्छे एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को आप दिखा लीजिए, दिखाने के बाद वो आपको बता देंगे कि भाई आपका फिशर है। आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि उन्होंने क्या आपको बीमारी बताई है, लेकिन चूंकि पेन किलर आप खा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको फिशर ही होगा। तो फिशर का इलाज बहुत ही आसान है और लगभग 25 से 30 दिन में अगर किसी का फिशर का ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर चाहे वो छारसू से किया जाए, चाहे लेज़र से किया जाए, चाहे ओपन किया जाए, 25 से 30 दिन में लगभग ठीक हो जाते हैं लोग। तो बेटा परेशान मत होइए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के इसका एक बार अगर दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो इसकी सर्जरी के लिए प्रेफर कर लीजिए और ठीक हो जाता है, बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। ये हैं @प्रियत, इन्होंने लिखा है सर मैं पपीता तो सुबह खाली पेट रोज़ खाती हूँ, सॉरी क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए पपीता मैं खाने से मना नहीं करता हूँ। पपीता पेट को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा फल होता है। बस मैं क्या करता हूँ, फिशर का अगर कोई पेशेंट होता है और पाइल्स का पेशेंट होता है जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, उसमें मैं पपीता थोड़ा अवॉइड कराता हूँ क्योंकि ये हाई एंजाइमेटिक फूड होता है। अदरवाइज़ पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको खाना है तो पपीता बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप खाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको पपीता अगर सूट कर रहा है, पेट साफ कर रहा है तो पपीता खाइए। फिर एक क्वेश्चन है, इन्हीं ने साथ पूछा है दोबारा, इन्होंने पोटी की जगह और यूरिन की जगह तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, मल की जगह एक छोटी सी गांठ बन गई है। ओवरऑल इन्होंने लिखा है कि मेरे गुदा मार्ग के आसपास बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ। तो क्या होता है कि कई बार हमारे गुदा मार्ग के आसपास अगर सिक्रीशन ज़्यादा है, स्पेशली महिलाओं की बात करें तो कई बार वेजाइनल सिक्रीशन से भी दिक्कत होती है। कई बार हम ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें पसीना ज़्यादा बन रहा होता है, स्पेशली हम ग्रोइन रीजन या इस रीजन की बात करें जिसको हम ग्रोइन रीजन या इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट में बात करें, तो वहाँ पे पसीना बनने की वजह से क्या होता है, कई बार फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं जिसको हम टीनिया क्रूरिस कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन अगर मलद्वार के आसपास कहीं लगता है जेनिटल एरिया पे तो उसको टीनिया क्रूरिस कहा जाता है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है, फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। उसमें आप एक एंटी फंगल सोप का प्रयोग कर सकते हैं, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर प्रयोग कर सकते हैं, एंटी फंगल टैबलेट्स आती हैं। मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अगर और इसके साथ साथ आप क्या करना है, जिस रीजन में अगर आपको वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो एंटी फंगल जो डस्टिंग पाउडर यूज़ करने के बाद, वहाँ पे लगाने के बाद एक सूती कपड़े का रुमाल जिसके अंदर ये क्षमता हो कि वहाँ का जो मॉइस्चर हो वो एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि फंगस वहीं ज़्यादा उगता है, वहीं ज़्यादा ग्रो करता है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जहाँ पे गीलापन ज़्यादा होता है। और ये एरिया हमारे ऐसे पार्ट में मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पे कई बार वहाँ पे गीलापन रहता है। तो मैंने देखा है कि अगर 8-10 दिन हमने एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर प्रयोग करने के बाद वहाँ पे रुमाल रखा है, अंडरवियर पहनने से पहले हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे रुमाल रखवा देते हैं, तो दिन भर का जो पसीना होता है वो रुमाल सोखता रहता है। शाम को उस रुमाल को हम धुलने में डाल देते हैं और ऐसे 4-5 रुमाल बना लेते हैं, क्योंकि जो रुमाल आज हमने यूज़ किया वो कल ना यूज़ करें, उसको धुल के सुखा लें और जब नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करें तो एक बार उसको हल्का सा उबाल देना चाहिए, क्योंकि जो फंगस होता है, जो फंगस के स्पोर्स होते हैं वो आपके कपड़े में आ जाते हैं और जब नेक्स्ट डे हम वही कपड़ा फिर से यूज़ करते हैं तो वो फंगल का जो स्पोर्स होता है फिर से हमारी बॉडी में री इन्फेक्शन कर जाता है। हम ट्रीटमेंट तो अपनी बॉडी का करते हैं, दवा खाते हैं, लगाते हैं, हम अपने शरीर पर लगाते हैं, लेकिन जो कपड़ों में लग जाता है उसके स्पोर्स वो दोबारा हमें री इन्फेक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि फंगस का इलाज हम जब करते हैं तो बहुत दिनों तक इलाज करते हैं, ठीक नहीं हो रहा था। इसीलिए ठीक नहीं होता कि जो फंगल के स्पोर्स, जो फंगस का हमारे कपड़ों में लग जाता है वो दोबारा हमारी बॉडी में आके फिर से री इन्फेक्ट करता है। तो एक बार आप फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट मेरे वीडियोस पे, पुराने वीडियोस पे देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। धन्यवाद।